हम पहुंच चुके हैं स्टैटिक्स के आखिरी पड़ाव में और ये है हमारा वीडियो नंबर 29 और ये लास्ट वीडियो होगा स्टैटिक्स सीरीज में। लगातार हम बात कर रहे हैं निर्देशांक की। नॉर्मली आपने देखा होगा कि निकलता है कि चीज़ों के दाम इतने परसेंट कम हो गए हैं, उपभोक्ता निर्देशांक इतना है, थोक मूल्य का मूल्य इतना परसेंट बढ़ गया है, ठीक है ना, रिटेल प्राइस इतना कम हो गया है, परसेंटेज में आता है। आखिर वो सब है क्या? वो है निर्देशांक। निर्देशांक बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक। सूचकांक और निर्देशांक एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। एक होता है इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल इंडेक्स, ठीक है, जो इंडस्ट्री की बात करता है। हम यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य और थोक मूल्य की बात करेंगे। जो ये जर्नी है ना हमारा स्टैटिक्स का, शुरू से लेके वीडियो नंबर 1 से लेके अब तक मैंने कोशिश किया है कि आपको स्टैटिक्स को इजी लैंग्वेज में अब तक पहुंचा दिया जाए। व्यूज चाहे कितने भी रहा हो, मैं उस पर जो है बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। मेरे व्यूज में अगर मेरा वीडियो एक बच्चा भी देखता है तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि उसके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। इसलिए प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, वो भी आपके रियल लाइफ को जोड़ते हुए मेरी बताने की कोशिश होती है। यहाँ पर भी जो लास्ट वीडियो है, मैं सोचूंगा कि आज जब स्टैटिक्स का लास्ट वीडियो आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पूरा स्टैटिक्स छप जाए, आप कोई प्रॉब्लम हो इजीली ढूंढ सके। आपका कोई दोस्त हो जो स्टैटिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ देख लो, यहाँ से आपको हर एक पॉइंट मिल जाएगा। मैंने इस पूरे क्लास में पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक स्टैटिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है और आज इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का लास्ट टॉपिक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सबसे पहले समझते हैं ये क्या है, बातें और भी होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो आज लास्ट है तो खत्म हो जाए। नहीं, इकोनॉमिक्स गुरु में नेक्स्ट जो सीरीज है वो है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इकोनॉमिक्स को कॉन्टेक्ट कराने का, तो बने रहे मेरे साथ। तो समझना है एग्जाम्स में आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो यहाँ पर निर्देशांक के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। एक है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं सीपीआई। दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई। और तीसरा होता है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। तो यहाँ पर हम इन 2 पर फोकस करेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। सूचकांक और निर्देशांक एक ही चीज है। यहाँ पर सबसे पहले समझो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता और कीमत ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैंने आपको समझाया था, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है मुझसे, तो मैंने बताया था कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। डिमांड कौन करता है? उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या बताता है? ये बताता है कि किसी स्थान के जीवन निर्वाह अथवा जीवन यापन पर पड़ने वाले मूल्य के परिवर्तनों के प्रभाव कितना है। उपभोक्ता डायरेक्ट प्राइस से इफेक्ट होता है। चीजों के दाम कम होता है तो उपभोक्ता ज्यादा खरीदता रहेगा, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो चीजें कम खरीदी जाती है। तो वस्तुओं की कीमत में होने वाला परिवर्तन डायरेक्टली उपभोक्ता की परचेजिंग पावर पर पड़ता है, यानी कि डायरेक्टली उपभोक्ताओं पर पड़ता है। तो मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, प्राइस में कितना चेंज हुआ, केवल एक ही कमोडिटी के नहीं, सभी कमोडिटी का मिला के, तो उसका जो परसेंटेज कैलकुलेशन होता है उसी को बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक वह निर्देशांक है जो एक समय अवधि में कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों के कारण उपभोक्ताओं के जीवन निर्वाह पर पड़ने वाले परिवर्तनों का माप करता है। मतलब अगर वस्तुओं की, सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, उससे कंज्यूमर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई आज अगर मार्केट में सब्जी भाजी की, तरकारी के दाम बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है आपका जो प्राइस है, आपके पास जो पैसे है वो कम पड़ जाएंगे ना, सब्जी आपकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी। तो मतलब आता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत के घटने और बढ़ने के आपके घर का बजट बिगड़ जाता है। गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाती घटाती है उससे आप पर असर पड़ता है। तो उपभोक्ताओं के जीवन पर जो असर पड़ता है वस्तुओं की कीमतों से, उसका बीच का जो प्रतिशत मान है ना, उसी को बोलते हैं उपभोक्ता निर्देशांक। ठीक है, तो यहां पर इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक आखिर तैयार कैसे करते हैं। इसके स्टेप्स है, नॉर्मली 5 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 में उपभोक्ता वर्ग का चयन। हमें यहाँ पर ये करते हैं, हमें किन उपभोक्ताओं के बारे में समझना है। मतलब यह निर्देशांक बनाते समय सबसे पहले यह निर्धारित करना है कि आवश्यक होता है कि निर्देशांक किस उपभोक्ता वर्ग के लिए बनाया जाता है। उपभोक्ता वर्ग, अमीर, गरीब, कार वाले उपभोक्ता,
जरूरी वस्तुओं की, तो उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। कुछ उपभोक्ताओं की आय बहुत ज्यादा होती है जिसकी बहुत कम, तो हमें किस उपभोक्ता वर्ग की एनालाइज करना है तो वो समझना होगा। उपभोक्ता वर्ग का चयन होने के बाद दूसरा स्टेप होता है आधार वर्ष। हमें तुलना किस वर्ष के साथ, क्योंकि मैंने कहा कीमत में परिवर्तन, जो परिवर्तन होना उसके लिए एक बेस ईयर तो होना जरूरी है। किस साल से वर्तमान वर्ष की कीमत की तुलना करें, एक आधार वर्ष का चुनना जरूरी है। जैसे हमें 2026 चला, 2026 की कीमतों के बारे में पता चेक करना है तो हम 2023 या 2019 की कीमतों के आधार पर तुलना करते हैं, तो वो होता है हमारा आधार वर्ष। तो आधार वर्ष की तुलना के बाद हम तैयार करते हैं पारिवारिक बजट की जानकारी। एक परिवार का बजट क्या होता है, उसकी इनकम और कितना वो खर्च कर सकता है, पूरे बजट के बारे में जानकारी जुटाते हैं पारिवारिक। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता वर्ग का चयन करने के बाद उस वर्ग के उपभोक्ताओं की प्रतिदर्श सैंपल लेते हैं। मतलब पूरे देश के सभी उपभोक्ताओं के बारे में तो जानकारी नहीं हो सकते थे, उसका कुछ सैंपल लेते हैं, कुछ परिवारों को चुन लेते हैं और उस कुछ चुने हुए परिवारों के बारे में जानकारी, जैसे उपभोक्ता वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं एक उपभोक्ता प्रयोग करता है, उसकी कितनी मात्रा प्रयोग करता है, उस वस्तु और सेवाओं की कीमतें कितनी होगी और उस पर वो उपभोक्ता कितना व्यय करने के लिए तैयार होता है। तो इनमें वस्तुएं क्या होती है, खाद्य सामग्री पर क्या व्यय कर रहा है, वस्त्र पर क्या, क्लॉथ पर फ्यूल कितना होगा, कमरे का किराया, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, अलग अलग चीजों पर। तो ये टोटल मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है ना, उपभोक्ताओं को चुना जाता है, सैंपल्स, उनकी इनकम कितनी है वो देखा जाता है, उस इनकम के आधार पर उनकी जरूरतें कौन कौन सी है, वो कौन कौन सामान और उस सामान पर वो कितना खर्च करने के लिए तैयार है, इन सब का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जब ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर उन वस्तुओं की मार्केट में क्या प्राइस है, ठीक है। तो एकत्रित वस्तुओं की चुनी हुई उपभोक्ताओं के अधिकांश लोग सामान खरीदते हैं, उस प्राइस को, कुछ प्राइस पे लोग जो है ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, उस प्राइस को इकट्ठा किया जाता है। लास्ट में उनको वेटेज प्रोवाइड किया जाता है। वेटेज प्रोवाइड करने के अनुसार मात्रा को भार दिया जाता है, फिर व्यय भार निकाला जाता है और उस वेटेज के आधार पर जो है सूचकांक तैयार किया जाता है। और यहाँ पर सूचकांक को निर्धारित करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज है और इसकी दो विधियां हैं। एक विधि सामूहिक व्यय विधि, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा है पारिवारिक बजट विधि। दो तरीके से यहाँ पर, और ये वही तरीका है जो मैंने नॉर्मल निर्देशांक कैलकुलेट करने की विधियां बताई थी, सरल विधि और भारित विधि। तो यहाँ पर जब दो विधियों में सबसे पहली विधि है सामूहिक व्यय विधि। इस सामूहिक व्यय विधि में फॉर्मूला यूज किया जाता है इस तरह से, समेशन P1Q0 P0। P1Q0 का यहाँ पर जो P1 है, P1 का मतलब होता है जो है वर्तमान वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष की कीमत, और P0 का मतलब होता है यहाँ पर आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष की कीमत। दोनों वर्षों की कीमत लेंगे, लेकिन यहाँ पर Q जो है वो है आधार वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा को लेंगे और उसके आधार पर उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निकालेंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए। ठीक है, चलो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4-5 प्रकार की वस्तुएं हैं। ये 2010 में उपभोग इतना किया जाता था, 2010 में उसका कीमत इतना था, 2014 में उसकी कीमत क्या है। तो ये जो है आपका Q0 है, ये आपका P0 है और ये आपका P1 है। 2010 को हमने आधार वर्ष माना, इसके आधार पर हम इसको क्या कर देंगे, ये Q0 हो गया, P0 हो गया, P1 हो गया। हमें चाहिए P0 Q0 P1, P0 Q0 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर है P1 Q0 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास, हमारा फार्मूला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक बोलिए या सूचकांक बोलिए, एक ही चीज है, बराबर समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब P1 Q0 का टोटल कितना आया देखिए, अब P1 Q0 हो गया 2442.5, 2442.5 और P0 Q0 आया 1764.9 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 138.4। इसका मतलब 38.4% चीज़ों के दाम बड़े हैं, उपभोक्ताओं के परचेजिंग में 38.4% से उसके लिए महंगी हुई है चीज़ें। तो ये होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो बता सकता है कीमत में कितनी वृद्धि हुई, कितना उपभोक्ताओं के ऊपर क्या हुआ, वजन पड़ा। ये पहला मेथड है।
इस मेथड में कोई डाउट होता है जरूर बताइए, क्योंकि मैं शुरू से आपको एक चीज बताता हूँ, आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछिए। आगे आने वाले जितने वीडियोस होंगे जो आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक चीज आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जो आपके लिए जरूरी हो, स्टैटिक्स हो या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, हर एक चीज। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट मेथड है पारिवारिक बजट विधि। पारिवारिक बजट विधि में फॉर्मूला होता है समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। यहाँ पर जो समेशन डब्ल्यू है इसका मतलब होता है, समेशन डब्ल्यू का मतलब आपका हो जाएगा क्या चीज, समेशन डब्ल्यू पी जीरो क्यू जीरो। जबकि जो समेशन आर है, तो समेशन आर का मतलब क्या है, समेशन आर का मतलब होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई, हर एक पॉइंट का हमें आर निकालना है, प्राइस रिलेटेड मूलानुपात निकालना है। तो हर एक पॉइंट का मूलानुपात अगर निकालते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जाके हमारा प्राइस इंडेक्स निकल के आ जाता है यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित समंकों से 2 वर्ष 2010 को आधार मानते हुए 2014 के लिए 2 विधियों से सामूहिक व्यय विधि और पारिवारिक बजट रीति के द्वारा। सामूहिक व्यय विधि की मैं सिंपली जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था उसके अकॉर्डिंग, और पारिवारिक बजट रीति में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 हर एक वस्तु का अलग अलग निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 सामूहिक व्यय रीति। सामूहिक व्यय रीति, जब सामूहिक व्यय रीति की बात करेंगे तो यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कैसे आएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास P0, ये हो गया Q0, ये हो गया P1, अब ये हो गया P0 Q0 और ये हो गया P1 Q0। P0 Q0 को W भी बोलते हैं। इन सबका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन W। हालांकि ये पारिवारिक बजट में काम आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली P1 Q0 आ गया यहाँ पर 507, P0 Q0 हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 काट दिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 6 24, बचा 3 4 7 28, 4 5 20, 126.75 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। जैसे ही पूरा हो जाता है दूसरी विधि है, दूसरी विधि पारिवारिक बजट रीति। पारिवारिक बजट रीति, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा जाता है समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, और समेशन डब्ल्यू तो हमारे पास आ गया 400। आर डब्ल्यू, उसके लिए सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा, तो आर यहाँ पर है। आर निकालने का फॉर्मूला आता है आर इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारे पास P1 75, P0 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 75 दूनी 150। ये हर स्टेप में करते चले जाएंगे। अगले वाले के लिए कितना दे रखा है, 120 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 120। तो यही जो है आपस में इसको डिवाइड कर देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया आता चला जाएगा। ये आर आ गया, जैसे आर आ जाएगा अब डब्ल्यू और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 और 150 15,000, 120 और 25 3,000, और इसको टोटल करेंगे तो ये जाएगा समेशन आर डब्ल्यू। अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे 50,705 बट्टे, ये हो गया हमारे पास डब्ल्यू कितना हो गया 400। ठीक है, हो गया। अब 400 से 50,705 को डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 126.8। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कि उपभोक्ताओं के लिए प्राइस कितना परिवर्तित हुआ है उस आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये हो जाता है हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की मान्यता। मान्यता क्या, कब कब काम करेंगे, इससे कुछ पॉइंट है। जैसे जिस वर्ग विशेष के लिए उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक का निर्माण किया जा रहा है उस वर्ग के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं लगभग एक समान होनी चाहिए, मतलब एक समान आवश्यकता वाले लोगों की हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सैंपलिंग जो लेंगे वो एक जैसे गुणों वाले होने चाहिए। आधार वर्ष व चालू वर्ष में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोनों वर्ष में एक समान वस्तुओं और उसकी कीमत को लेना है। विभिन्न स्थानों पर मूल्य एक जैसी होनी चाहिए, मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और सम्मिलित की जाने वाली वस्तुएं प्रॉपर
प्रतिनिधि वाली होनी चाहिए, मतलब वो बाकी वस्तुओं को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। अब इसमें कठिनाइयां भी होती है कैलकुलेट करने में। सबसे पहली बात तो है जीवन स्तर में, लोगों के जीवन स्तर में अंतर होता है, उनकी सोच में अंतर होता है, उनकी इनकम का अंतर होता है, उनके खर्च करने का। तो ऐसे में कुछ सैंपल लेके सबके लिए एक जैसा बता पाना वो मुश्किल होता है। कीमतों में अंतर होता है, हर वस्तु की कीमतों में अंतर होता है, उसकी वेटेज में अंतर होता है, एक एरिया में दूसरे एरिया की कीमतों में अंतर होता है, और नेक्स्ट है व्ययों में भी अंतर होता है। हर कोई एक जैसा व्यय नहीं करता है। तो अगर इतना अंतर हो जाता है तो वास्तव में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक वास्तविक तथ्य प्रदान नहीं करता है, एक वास्तविक माप हमें नहीं बताता है। तो ऐसे में उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की क्या महत्व है? सबसे पहली बात तो है कीमत नीति। सरकार को किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना, उसके लिए उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक बहुत जरूरी है। दूसरा है मजदूरी नीति। मजदूरी दर का निर्धारण करने में प्रयोग होता है। मांग का पूर्वानुमान कि आगे आने वाले टाइम में कीमतें बढ़ रही तो मांग में क्या प्रभाव पड़ सकता है, आसानी से पता चल जाता है। और वास्तविक मूल्यों की माप करने में भी ये प्रयोग होता है। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन ये एनालिटिकल केवल उनके विशेषज्ञों द्वारा ज्यादा किया जाता है, आम लोगों के द्वारा इसका प्रयोग कम किया जाता है। बहुत सारे दूसरे महत्व है, तो चलो ये तो उसकी उतनी जरूरी नहीं है आम लोगों के लिए। तो यहाँ पर दूसरा है उपभोक्ता अलावा थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। वस्तु की होलसेल, एक तो होता है उपभोक्ता जो वस्तु खरीदते हैं वो होता है रिटेल, लेकिन होलसेल के आधार पर कीमतें कितनी होगी, क्योंकि होलसेल में कीमतें बढ़ेंगी तो उसके जाहिर सी बात है उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी जरूर बढ़नी है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब थोक कीमत निर्देशांक वह निर्देशांक है जो थोक बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की थोक कीमत तो होने, क्योंकि थोक कीमतें और रिटेल कीमतों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर कोई वस्तु आप बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हो तो उसकी कीमतों पर, और एक दो मात्रा में खरीदते हो उसकी कीमतों में फर्क पड़ता है। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक के लिए वस्तु को कैटेगराइज किया गया है, उसको अलग अलग वेटेज प्रदान किया गया है। जैसे 3 कैटेगरी होता है, प्राथमिक वस्तुएं हैं, द्वितीयक वस्तुएं। यहाँ पर प्राथमिक वस्तुओं में खाद्य वस्तुएं और गैर खाद्य वस्तुओं के अलग अलग वेटेज दिया गया है। ईंधन मतलब जो फ्यूल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी, उसको अलग वैल्यू दिया गया है। विनिर्मित वस्तु जैसे खाद्य पदार्थ और गैर खाद्य पदार्थ वाली वस्तुएं अलग अलग कैटेगरी, तो कैटेगराइज के हिसाब से उनको वेटेज दिया गया। इसी वेटेज के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात किया जाता है। तो जब हम बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक की तो इसका क्या प्रयोग है? सबसे पहली बात तो है इससे किसी वस्तु की कीमतों के निर्धारण में पूर्वानुमान लगा सकता है। आने वाले समय में वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, आसानी से पता लगा जा सकता है। मौद्रिक और वास्तविक मूल्यों का निर्धारण कि वर्तमान में कितनी मूल्य है और आगे जाने वाले कितना मूल्य हो सकता है, आसानी से पता लगा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय में वास्तविक परिवर्तन कितना हो सकता है, आधार वर्ष में कितना थोक मूल्य निर्देशांक है, वर्तमान वर्ष का कितना थोक मूल्य निर्देशन है, और वर्तमान में राष्ट्रीय आय कितना, इसका कैलकुलेशन करते हुए पता चल सकता है कि वास्तव में राष्ट्रीय आय में कितना वेरिएशन एक देश में आ रहा है और देश में महंगाई की स्थिति आ सकती है और मंदी की, इस पता लगा सकता है। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर का भी पता इसी से लगाया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कि थोक मूल्य बढ़ रहा है घट रहा है। इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर और बेस ईयर और करंट ईयर के आधार पर निकालते हैं। किस तरह से होता है देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2011 में थोक मूल्य निर्देशन कितना दे रखा है, 235 है। 2013-14 में बढ़ के 258 हो गया। मुद्रास्फीति दर निकालना, इन्फ्लेशन रेट निकालना है। क्या निकालना है? इन्फ्लेशन रेट। और इन्फ्लेशन रेट होता है हमारे पास, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो P2 कितना है, कितना बढ़ के हो गया 258। पहले कितना था 235 बट्टे 235 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट कर दो कितना जाएगा। 18 में 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 23, 235 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 235 से जो है 23 को डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.0978 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जगह 9.78%, मतलब थोक मूल्य में 9.78 का जो है वृद्धि हुआ है। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये क्लास स्टैटिक्स का लास्ट वीडियो के साथ स्टैटिक्स की सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन
आपका और हमारा रिश्ता इस तरह चलता रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको स्टैटिक्स से बढ़कर भी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इकोनॉमिक्स की हर एक चीज़, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इकोनॉमिक्स को बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बस आपका साथ, आपके प्यार की जरूरत है कि आप मेरे साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों जोड़िए, ताकि इकोनॉमिक्स को और बेटर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि एक नया वर्जन नए तरीके से मैं इकोनॉमिक्स की क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।